द्रुत विलंबित छंद के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। दो शब्दों से मिलकर यह छंद बनता है, एक है द्रुत और दूसरा है विलंबित। द्रुत शब्द का अर्थ यदि हम जाने तो अंग्रेजी में जिसको स्पीडी बोलते हैं, तीव्र, गतिमान, वह होता है द्रुत। और विलंबित अर्थात जो थोड़ा आलस्य से भरा हो, जिसमें मंदता हो। अब थोड़ा सा स्पष्ट अर्थ नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसा छंद हो सकता है जिसमें द्रुत भी है और विलंबित भी है, थोड़ा सा तेज भी है, गतिमान भी है, और जो विलंबित है मंद भी है। तो इस शब्द से हमें इस भाव की प्राप्ति होती है कि जिसमें गतियां भी रहें, मंदता भी रहे, उस छंद को क्या कहते हैं? द्रुत विलंबित रहे। और इसका एक कारण भी है। इस छंद में यदि आप इस छंद को देखें तो इसको यदि दो भागों में बांटा जाए तो इसके पहले भाग में अधिकतर लघु शब्द रहते हैं, आपको दिख रहा होगा, अधिकतर लघु शब्द रहते हैं, और आगे वाले में अधिकतर दीर्घ रहते हैं। इसलिए आरंभिक ये जो होता है वो गति से गाया जाता है और बाद में इसको विलंबित कर दिया जाता है। इसी कारण से पहले इसमें तेजी रहती है और बाद में ये धीरे हो जाता है, ऐसा ये छंद है। यति की बात करें तो ये चरणांत यति है, जिसको पदांत यति कहते हैं, अर्थात पूरा पद की उच्चारण करने के उपरांत ही आपको अंत में रुकना होता है, पदांत यति रहती है। और ये एक वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है, अर्थात वर्णों की गणना के अनुसार ही इस छंद का निर्धारण होता है। कई कवियों ने, कालिदास, भारवी इत्यादि कई कवियों ने इसकी प्रशंसा की है, इसका प्रयोग किया है। छोटा छंद है, यद्यपि ये छोटा छंद है, ये शार्दूल की तरह लंबा नहीं है, छोटा छंद है, लेकिन कवियों ने इसका प्रयोग किस लिए किया है? चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। चमत्कार कहाँ? जिसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि यमक छंद का, जब यमक अलंकार का जब प्रयोग इस छंद के विषय में करते हैं तो यमक के लिए सबसे सुंदर यदि कोई छंद है तो वो द्रुत विलंबित है। तो ऐसा मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि ये छंद जो है द्रुत, इसके आरंभिक भाग जो पहला पाद रहता है उसमें अधिकतर, पहले वाले भाग में अधिकतर लघु रहते हैं। जैसे यहां भी हम देख सकते हैं, श लघु, शी लघु, दी लघु, वा। अब यहां तक देखें आप तो केवल वा एक लघु है, बाकी सब वा एक गुरु है, शेष सारे जो हैं वो लघु हैं, और बाद में आपको तीन जो हैं वो गुरु मिल रहे हैं। तो इस तरह से पहले भाग में लघु थोड़े अधिक रहते हैं। तो इसका, इस छंद का लक्षण हम पढ़ते हैं। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, न भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। थोड़ी लय की दिक्कत हो रही है ना, आपने दूसरी लय में किया होगा, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, ऐसा भी रहता है। लेकिन इसकी जो आदर्श लय है वो यही है, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। लय दोनों आपकी जुड़ रही हैं, है ना? द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। तो क्या कहते हैं? द्रुत विलंबितम आह। ठीक है, इसको आपने मिलकर समझना है, ये एक ही शब्द है। द्रुत विलंबितम आह, आह अर्थात कहते हैं, इसको द्रुत विलंबित को, द्रुत विलंबित को कहते हैं कब? जब नभौ और भरौ ये जब हो जाते हैं, नभौ और भरौ हो जाते हैं, तब कौन सा छंद आता है? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित कहा जाए जहां पर नभौ और भरौ प्राप्त हो जाए। नभौ अर्थात नगन, भगन, फिर से एक भगन, और फिर से रगन। तो इस तरह से चार जहां पे हमें प्राप्त होते हैं, चार गण प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला नगन, भगन, भगन और रगन। अब
नगण के विषय में मैंने पहले भी आपको कहा था, जब भी आप छंदों का अध्ययन करते हैं तो आपके दिमाग में स्कैनिंग हो जानी चाहिए कि नगण अर्थात क्या, भगण अर्थात क्या, रगण अर्थात क्या। तो वो स्कैनिंग करने का एक श्लोक है, आदि मध्यावसानेषु यरता लाघवम यान्ति मनौ तु। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब मनौ, मगण में तीनों जो होते हैं वो गुरु रहते हैं और नगण में तीनों लघु, मनौ तु गुरु लाघवम। तो इसलिए नगण का निर्धारण तो हो गया कि हमारे पास तीनों लघु होने चाहिए। भगण, तो भगण में वहां शब्द आता है भजसा, हमें चाहिए भगण चाहिए। तो पहला, अब आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, तो गुरु हो जाए क्रम से, तो था भगण है तो पहला गुरु होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या इसका गण किस तरह बनता है कि पहला गुरु कर दिया, अगले दो जो होंगे वो लघु होंगे भगण के विषय में। तो भगण का निर्धारण भी हमने कर लिया, पहला गुरु आगे लघु। और रगण, तो रगण भी हमारे पास निश्चित है, उसी श्लोक से हम देख रहे हैं यरता। अब र देखो कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, मध्य स्थान पे है। तो मध्य में अब गुरु नहीं होगा, लघु होगा, यरता लाघवम यान्ति। तो अब र में मध्य में लघु कर दिया, तो पहला और अंतिम जो होगा वो हमारे पास गुरु हो जाएगा। तो इसलिए र का जो संकेत है वो एस 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 आई एस। तो अब हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि छंदों के जो लक्षण है वो केदार भट्ट ने उसी छंद में लिखे हैं। तो इसलिए ध्रुव, उ है, छोटा उ है तो इसलिए लघु, तो लघु वि लघु। अब ल क्या होगा, संयुक्ताद्यम दीर्घम, तो ल गुरु, बी लघु, त लघु। अब पहले दो को देखें तो हमारे पास नभौ भरु आना चाहिए, नभौ आना चाहिए सबसे पहले। तो ये तीनों लघु हो गए, तो इसलिए नगण, आगे भगण। अब इसके उपरांत भी हमें भगण चाहिए, तो माँ गुरु ह न दोनों लघु, तो इसलिए हमें भगण भी यहाँ प्राप्त हो रहा है। और अंतिम जो है भौ, ये गुरु है, भ एक लघु में है और रऊ भी गुरु में है, तो इसलिए यहाँ एस आई एस रगण भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, ये हमें यहाँ लक्षण में भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा ही हम देख सकते हैं कि इस श्लोक में भी हमें ये छंद प्राप्त होता है। इसका एक बार वाचन कर लेते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। शशि दिवाकर यो ग्रह पीडनम, गज भुजंग मयोरपि बंधनम, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम्, विधिरहो बलवानिति मे मतिः। इस श्लोक में हम देखें कितना सुंदर इसका अर्थ है। कवि कहते हैं कि शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम, मैं देखता हूं कि चंद्रमा को भी ग्रहण लग रहा है और सूरज को भी, सूर्य को भी ग्रहण लग रहा है। गज भुजंग मयोरपि बंधनम, और मैंने देखा है कि हाथी को भी बांधा गया है और सांप को भी बांधा गया है। मति मताम च विलोक्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित लोग जो हैं, मैंने कंकाल देखा, बिल्कुल उनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। सूर्य को ग्रहण लग रहा है, शशि को ग्रहण लग रहा है, हाथी को बांध लिया जाता है, सांप को बांध लिया जाता है। सांप कितना जहरीला होता है, फिर भी उसे पकड़ लिया जाता है। जितने विद्वान लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विधि रहो बलवान इति यद धात्रा लिखितम ललाट पटले तन्मार्जितुम कः क्षमः, कि बलि तो भाग्य है, अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ग्रहाधीनम जगत सर्वम विधि रहो बलवान इति मे मति। कवि कहते हैं मुझे लगता है कि भाग्य बलि है,
अगर भाग्य बली नहीं होता तो हाथी को कौन पकड़ सकता है? हाथी तो इतना मजबूत है, फिर भी उसको बांध दिया जाता है। सांप एक बार डस लेगा आदमी मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको, तो ये भी द्रुत विलंबित में, अर्थात नीति के श्लोकों को भी द्रुत विलंबित में कवियों ने पिरोया। जैसा कि मैंने कहा था कि इस छंद में, इस छंद का प्रयोग जो है वो सामान्य रूप से जो हमारा यमक अलंकार है उसमें अधिकतर किया गया है। बड़ा सुंदर श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है, रघुवंश का ये श्लोक है, जहां पर मैं थोड़ा सा संदर्भ बता रहा हूं कि जब अज की मृत्यु हो चुकी है, राजा अज की मृत्यु हो गई है, तो दशरथ जो है वो अपने पिता का राज्य जो कौशल देश है उसका राज्य जो है वो स्वीकार करते हैं। तो वहाँ इसका वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से किया गया है। पितुरनंतर मुत्तर कोसलान, पितुरनंतर मुत्तर कोसलान, समधिगम्य समाधि जितेन्द्रिय, समधिगम्य समाधि जितेन्द्रिय, दशरथ प्रशशास समेदिनीं, दशरथ प्रशशास समेदिनीं। देखो संस्कृत में कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है, इसको पढ़िए, जीव की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। प्रशश दशरथ प्रशशास समेदिनी, देखो शास दशरथ प्रशशास समेदिनीं, दशरथ प्रशशास समेदिनीं, यमवतामवतांच दूरी स्थित, यमवतामवतांच दूरी स्थित। अब देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, जैसे यहाँ अच्छा लिखा था ना प्रशशास, शब्दालंकार का अद्भुत प्रयोग है यहाँ पे। और यहाँ देखो अवताम अवताम या मवताम मवताम, यमक अलंकार का स्पष्ट प्रयोग किया है। तो और कोई छंद शायद इतना सुंदर नहीं बोल पाता जितना यहाँ है। यमवताम अवतांच धुरी स्थित, तो आपने उदाहरण रघुवंश का अर्थात कालिदास का पढ़ लिया है। एक और उदाहरण में आप सब इससे परिचित ही हैं। आइए हम माघ को जानते हैं। माघ ने कितने सुंदर से इस द्रुत विलंबित का प्रयोग किया है। नव पलाश पलाश वनम पुर, नव पलाश पलाश वनम पुर, स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फुट पराग परागत पंकजम, मृदुलतान्तलतान्तमलोकय, मृदुलतान्तलतान्तमलोकय, ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरै, ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरै। अब यहाँ देखो कि इस श्लोक में सुरभिम सुरभिम यमक अलंकार है यहाँ पे। तो ये श्लोक आप दो जगह प्रयोग कर सकते हैं। जब यमक अलंकार का उदाहरण देना तो ये श्लोक लिख दिया आपने, तो आपका यमक का उदाहरण हो गया। और जब द्रुत विलंबित का उदाहरण देना तो आप यहाँ पे द्रुत विलंबित का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात यमक के प्रयोग में ये छंद बहुत सुंदर काम करता है। आपको मैंने दो उदाहरण बता दिए, एक और उदाहरण देते हैं। धूत कदम्ब कदम्ब कनिष्पतन, धूत कदम्ब कदम्ब कनिष्पतन, नव पराग पराग ममंथरा, नव पराग पराग ममंथरा, ऋत तुषार तुषार तिरागिणां, ऋत तुषार तुषार तिरागिणां, प्रियतमा मरुतो मरुतो ववु, प्रिय
विलम्बितमाह नभो भरौ नव पलाश पलाश वनं पुरा द्रुत विलम्बितमाह नभो भरौ स्फुट पराग परागत पंकजम् लय का थोड़ा सा फर्क है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि पहले में आपको थोड़ा सा उठाना है और दूसरे में डाउन करना है। जैसे नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम, डाउन करना है। द्रुत विलम्बित माह नभो भरौ द्रुत विलम्बित माह नभो भरौ। अर्थात समाप्ति की सूचना हम इसी तरह ही दे सकते हैं। तो कई तरह के श्लोकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अंत में मैं इसको अगर सार रूप में कहूँ तो कई कवियों ने इसका प्रयोग किया, लेकिन मुख्य रूप से यमक अलंकार में इसका विशेष प्रयोग हुआ है। और ये एक वर्णिक छंद है जहाँ वर्णों की गणना के अनुसार इसको कहते हैं। और इसके दो अर्थ जो हैं इस छंद के हैं, द्रुत और विलंबित, अर्थात ये तेजी से भी गाया जाता है। द्रुत विलंबित माह नभो भरौ नव पलाश पलाश वनम पुरा। तो इसमें गति भी रहती है और ये विलंबित भी रहता है, अर्थात दोनों गतियों से ये गाया जाता है। और इसमें आरंभिक रूप में पहले आरंभ में इसमें लघु अधिक रहते हैं, बाद में दीर्घ जो है वो अधिक रहते हैं। इस तरह से ये सुंदर जो छंद है वो आज आपने पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा।